आप सभी का हमारे चैनल लाइफ सक्सेस पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस क्लास में हिंदी की ध्वनियों से संबंधित घटना चक्र में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं, जो कि हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण माने गए हैं। तो इसलिए क्लास में अंत तक बने रहें। अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। तो नो बकवास, सीधी बात, क्लास शुरू करें। तो चलो क्लास को शुरू करते हैं कि इनमें से कौन सी ध्वनि अवधि में नहीं है। इनमें से कौन सी ध्वनि जो है अवधि में नहीं है। नंबर 1 का, नंबर बी अड़ा, नंबर 3 ना या नंबर डी माँ। तो इनमें से जो ध्वनि नहीं है अवधि में, अड़ा जो है वो अवधि की ध्वनि नहीं है। साथ ही साथ में हम इनकी व्याख्या भी देखते चलेंगे, जिससे कि आपके अन्य प्रश्न भी तैयार हो जाएं। तो देखते हैं कि अवधि में संस्कृत मूर्धन्य संघर्षी सा, षटकोण का, खा और तालव्य सा रूप में उच्चारण होता है तथा अड़ा ध्वनि ना में बदल जाती है। किसकी है? अड़ा की ध्वनि ना में बदल जाती है। जैसे बेस, भूख, शीतल, शीतल, रावण की जगह रावण, हर्ष की जगह हरक, बाण की जगह बाण इत्यादि। अवधि में ला ध्वनि प्राय रा हो जाती है। क्या है? अवधि में जो ला की ध्वनि है वो प्राय रा हो जाती है। कभी अणा ध्वनि पर भी रा हो जाती है। जैसे तलवार को तरवारी, डाल को डारी, लड़का को लड़का, पकड़ को पकड़ी इत्यादि कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है। प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है? संयुक्त ध्वनि, संप्रत्य ध्वनि, युग्मक ध्वनि या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रसन्नता में जो ध्वनि मानी जाती है वह युग्मक ध्वनि जो है प्रसन्नता में मानी गई है। इसकी व्याख्या देखते हैं कि युग्मक ध्वनियाँ कौन सी होती हैं। जब एक ही ध्वनि का दो तत्व हो जाए, जब एक ही ध्वनि के दो तत्व हो जाएं तो वहाँ युग्मक ध्वनि कहलाती है। जैसे अक्षुण, उत्फुल्ल, दिक्कत, प्रसन्नता आदि। एक ही ध्वनि जब दो व्यंजनों में संयुक्त होती है तब संप्रत्य ध्वनि कहलाती है। जब एक ध्वनि दो व्यंजनों में संयुक्त होती है तो वह संप्रत्य ध्वनि कहलाती है। जैसे संबल, कंपन इत्यादि। यहाँ पर सा और बा ध्वनियों के साथ माँ ध्वनि तथा का और पा ध्वनि के साथ माँ ध्वनि संयुक्त हुई हैं। या दो से अधिक व्यंजन ध्वनियाँ परस्पर संयुक्त होकर जब एक स्वर के सहारे बोली जाती हैं तो संयुक्त ध्वनियाँ कहलाती हैं। जैसे प्राण, घ्राण, क्लांत, मलान, प्रकर्ष इत्यादि। संयुक्त ध्वनियाँ अधिकतर तत्सम शब्दों में मिलती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। नंबर 1 दीर्घ, नंबर 3, नंबर बी प्लुप्त, नंबर सी ह्रस्व, नंबर डी उपयुक्त में तीनों। तो स्वर ध्वनि के जो प्रकार माने गए हैं दीर्घ, प्लुप्त, ह्रस्व और उपयुक्त तीनों। तो स्वर ध्वनि के जो प्रकार होते हैं वो तीनों पाए जाते हैं। इनका विस्तृत अध्ययन देखते हैं
कि स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। तो ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में अपेक्षाकृत कम समय लगता है, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है वह ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। इन्हें एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। इनकी संख्या 4 है। तो देखते हैं आ, ई, उ और रा, यह ह्रस्व स्वर 4 माने जाते हैं। नंबर 2 देखते हैं दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वरों से 2 गुना समय लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वरों से दुगना समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 7 है। तो दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है? दीर्घ स्वरों की संख्या 7 है और ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 मानी गई है। आ, ई, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और ए, ओ और ओ आदि 2 मात्रिक कहा जाता है। नंबर 3 है प्लुप्त स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वरों से तिगुना समय लगता है वह प्लुप्त स्वर कहलाते हैं। यह प्राय दूर से पुकारने के लिए प्रयुक्त होते हैं, इसलिए उच्चारण की स्पष्टता के लिए इनके आगे इस तरह लगा होता है। त्रमात्रिक कहा जाता है। ओम, हे, औम आदि होते हैं। इस तरह के जो ओम के आकार के जो अक्षर बने होते हैं वो प्लुप्त स्वर के अंतर्गत माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? नंबर ए मात्रा, नंबर बी अनुस्वार, नंबर सी ह्रस्व, नंबर डी प्लुप्त। तो अनुस्वार स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वरों के उच्चारण में जो लगने वाला समय है उसे उच्चारण कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सही कथन चुनिए। आ, या और बा ध्वनियाँ अर्ध स्वर कहलाती हैं। व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से हो सकता है। व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से हो सकता है। अवदेश का विग्रह अब प्लस देश होता है। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 60 है। तो सही कथन चुनिए। तो नंबर ए या और वा अर्ध स्वर ध्वनियाँ कहलाती हैं। बाकी सभी गलत हैं। या और वा अर्ध ध्वनियाँ अर्ध स्वर कहलाती हैं, इसे सही माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें से अंतस्थ वर्ण हैं। इनमें से अंतस्थ वर्ण है वा, ता, ए या ओ। तो इनमें से जो अंतस्थ वर्ण माना गया है वो वा को अंतस्थ वर्ण माना गया है। या, रा, ला और वा जो है वो अंतस्थ वर्ण माने जाते हैं। या, रा, ला और वा जो है वो अंतस्थ वर्ण के अंतर्गत माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? वा, वा, रा और ला। तो इनमें से जो अंतस्थ ध्वनि नहीं मानी जाती है तो ये वाला बकरी वाला वा जो है वो अंतस्थ ध्वनि नहीं माना जाता है, जबकि या, रा, वा
ला जो हैं अंतस्थ ध्वनि के अंतर्गत माने जाते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हमको परीक्षा के समय पर बहुत कंफ्यूज कर देती हैं, इसलिए हम इन्हें ध्यानपूर्वक देखें कि इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है। इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? का, चा, टा या। तो इनमें से जो स्पर्श व्यंजन नहीं माना जाता है वो या को स्पर्श व्यंजन नहीं माना जाता है, जबकि यह एक अंतस्थ व्यंजन माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि कामता प्रसाद गुरु ने ब्रह्माप्रत्न के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद माने हैं? नंबर 1 3, नंबर बी 5, नंबर सी 4, नंबर डी 2। तो कामता प्रसाद गुरु ने ब्रह्मप्रत्न के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद माने हैं? तो ब्रह्मप्रत्न के अनुसार व्यंजनों के 2 भेद माने हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। कितने माने हैं? कामता प्रसाद गुरु ने ब्रह्मप्रत्न के अनुसार व्यंजनों के 2 भेद माने हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से मां कंठ ध्वनि कौन सी है? निम्न में से कंठ ध्वनि कौन सी है? का, खा या रा, चा, जा या टा, अड़ा। तो निम्नलिखित में से जो कंठ ध्वनि मानी जाती है वो का, खा को कंठ ध्वनि माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि उच्चारण स्थान के आधार पर इया व्यंजन है। उच्चारण स्थान के आधार पर इया व्यंजन कैसा है? तालव्य है, मूर्धन्य है, कंठ है या ओष्ठ है? तो उच्चारण के स्थान के आधार पर इया जो व्यंजन है वो तालव्य माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियां हैं। हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियां हैं। नंबर 1 चा, छा, जा, झा, टा, ठा, अड़ा, डा, पा, फा, बा, भा, ता, था, दा, धा। तो इनमें से जो हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियां मानी जाती हैं वह टा, ठा, डा, अड़ा को मूर्धन्य ध्वनियां मानी जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि उच्चारण की दृष्टि से वा ध्वनि है। उच्चारण की दृष्टि से वा ध्वनि है दंत, दंतोष्ठ, कंठ तालव्य या तालव्य। तो उच्चारण की दृष्टि से वा ध्वनि जो है वो दंतोष्ठ ध्वनि मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सी ध्वनि दंतोष्ठ मानी जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि है जो दंतोष्ठ मानी जाती है? खा, फा, मा या बा। तो निम्नलिखित में से जो दंतोष्ठ मानी जाती है वो वा ध्वनि जो है वो दंतोष्ठ मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि हिंदी की ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है। हिंदी की ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है आ, था, भा या जा। तो हिंदी की जो ओष्ठ व्यंजन ध्वनि मानी जाती है
वो भा जो है हिंदी की ओष्ठ व्यंजन ध्वनि मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से हिंदी की कंठ्य ध्वनि है। निम्नलिखित में से हिंदी की जो कंठ ध्वनि है वो ई, ता, था और हा। तो निम्नलिखित में से जो हिंदी की कंठ ध्वनि मानी जाती है, हा जो है वो कंठ ध्वनि के अंतर्गत माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि नहीं है। निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि नहीं है। चा में, पा में, भा में या मा में। तो निम्नलिखित में से जो ओष्ठ ध्वनि नहीं मानी जाती है वो चा को ओष्ठ ध्वनि नहीं मानी जाती है। चा जो है तालव्य ध्वनि के अंतर्गत माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि दा ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार होता है। दा ध्वनि का उच्चारण स्थान आधार होता है। नंबर 1 तालव्य, नंबर बी दंत्य, नंबर सी कंठ्य, नंबर डी ओष्ठ्य। तो दा ध्वनि का जो उच्चारण स्थान आधार होता है वह दंत को माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। निम्नलिखित में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। तो टा, ठा, डा और डा। तो निम्नलिखित में से जो कौन सी मूर्धन्य ध्वनि नहीं मानी जाती है, तो डा मूर्धन्य ध्वनि नहीं मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि ओ और ओ किस प्रकार के वर्ण हैं। ओ और ओ किस प्रकार के वर्ण हैं। नंबर ए तालव्य, नंबर बी मूर्धन्य, नंबर सी दंतोष्ठ, नंबर डी कंठोष्ठ। तो ओ और ओ जो वर्ण माने जाते हैं वह कंठोष्ठ माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि हिंदी की सा ध्वनि है। हिंदी की सा ध्वनि जो मानी जाती है मूर्धन्य, तालव्य, दंत्य और ओष्ठ। तो हिंदी की जो सा ध्वनि मानी जाती है वो तालव्य मानी जाती है। या और शा ये दोनों तालव्य ध्वनि के अंतर्गत माने जाते हैं, जबकि मूर्धन्य, रा और षटकोण वाला सा ये मूर्धन्य ध्वनि के अंतर्गत माने जाते हैं। दंत के अंतर्गत ला और शा जो है यह दंत ध्वनि के अंतर्गत माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से दंत ध्वनि है। निम्नलिखित में से दंत ध्वनि है का, छा, ता और पा। तो निम्नलिखित में से जो दंत ध्वनि मानी जाती है ता जो है वो दंत ध्वनि के अंतर्गत माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि हिंदी की वा ध्वनि है। हिंदी की वा ध्वनि है दंत ध्वनि, ओष्ठ ध्वनि, मूर्धन्य ध्वनि या तालव्य ध्वनि। तो हिंदी की वा ध्वनि जो मानी जाती है वो ओष्ठ ध्वनि मानी जाती है। कौन सी? वा की ध्वनि जो है वो ओष्ठ ध्वनि के अंतर्गत मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि अड़ा, डा,
ध्वनियों के विषय में कौन सा कथन सत्य है, शुद्ध है? यह तालव्य ध्वनियाँ हैं, यह मूर्धन उच्छिप्त ध्वनियाँ हैं। इनका प्रयोग शब्द के आरंभ में किया जाता है, आरंभ, मध्य और अंत में किया जाता है। नंबर डी, दोनों महाप्राण हैं। तो अड़ा और डा ध्वनियों के विषय में कौन सा कथन शुद्ध है? तो यह मूर्धन्य उच्छ्रित ध्वनियाँ हैं। कैसी हैं? डा और अड़ा जो हैं वो मूर्धन्य उच्छ्रित ध्वनियाँ मानी गई हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि हिंदी की अव्रताकार समृत स्वर ध्वनि है। हिंदी की अग्रव्रताकार समृत ध्वनि स्वर कहलाती है। नंबर ए आ, नंबर बी ई, नंबर सी आ या नंबर डी ए। तो हिंदी की अग्रव्रताकार समृत ध्वनि स्वर जो कहलाती है, ई जो है अव्रताकार समृत ध्वनि कहलाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृत है? निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृत है? नंबर ए आ, नंबर बी ओ, नंबर ई सी ई, नंबर डी ए। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्वर जो है वो समृत माना गया है? तो ई को समृत स्वर माना गया है। जबकि अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से अर्ध स्वर कहलाता है। निम्न में से अर्ध स्वर कहलाता है या, मा, रा और ला। तो निम्न में से जो अर्ध स्वर कहलाता है या जो है वो अर्ध स्वर कहलाता है। इसकी व्याख्या देखते हैं कि माँ वर्ण पा वर्ग के अंतर्गत आता है, यह ओष्ठ स्पर्श कहलाता है। या, रा, ला, वा परंपरागत शब्दावली में अर्ध स्वर के अंतर्गत आते हैं। परंपरागत अर्ध स्वर के अधीन परिणति चारों व्यंजन या, रा, ला, वा में पहले व्यंजन या विशुद्ध अर्ध स्वर हैं, जबकि बा वस्तुतः घोष संघर्षी है। हाँ, किसी पूर्ववर्ती व्यंजन के साथ उच्चारित होकर अर्ध स्वर बन जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी व्यंजन ध्वनियाँ स्पर्श संघर्षी कहलाती हैं? निम्न में से कौन सी व्यंजन ध्वनियाँ स्पर्श संघर्षी कहलाती हैं? चा, छा, जा, झा, का, खा, गा, घा, टा, ठा, डा, अड़ा या पा, फा, बा, भा। तो निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनियाँ हैं जो स्पर्श संघर्षी कहलाती हैं? तो स्पर्श संघर्षी जो ध्वनियाँ हैं, चा, छा, जा, झा जो है वो स्पर्श संघर्षी ध्वनियाँ कहलाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सुमेलित है? निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सुमेलित है? गा जो है अघोष है, फा अल्प प्राण है, या सा उष्म है, या ठा सघोष है। तो निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सुमेलित है? तो सा जो है वो उष्म ध्वनि के अंतर्गत मानी जाती है। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से अघोष अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? निम्नलिखित में से अघोष और अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? तो झा, ठा, जा और का और ता।
तो निम्नलिखित में से अघोष अल्प प्राण जो ध्वनि मानी जाती है वो का और ता को अल्प प्राण अघोष ध्वनि माना जाता है। इसकी व्याख्या देते हैं कि वायु को संस्कृत में प्राण कहते हैं। इसी आधार पर कम वायु से उच्चरित ध्वनि को अल्प प्राण और अधिक वायु से उत्पन्न ध्वनि को महाप्राण कही जाती है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा और पांचवा अल्प प्राण है, जैसे का, चा, टा, ता, पा, गा, जा, डा, दा, वा, अड़ा, इया, डा, ना, मा आदि। सभी स्वर जो हैं वो अल्प प्राण होते हैं। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस चीज को ध्यान रखना कि जितने भी स्वर होते हैं सभी स्वर जो होते हैं वो अल्प प्राण के अंतर्गत माने जाते हैं। इसी प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा महाप्राण है, जैसे का, छा, अड़ा, था, फा, घा, सा, धा, वा सभी ऊष्म वर्ण हैं। सा, हा महाप्राण माने जाते हैं। तो सा और सा यह सभी महाप्राण माने जाते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में केवल नाद का उपयोग होता है उन्हें घोष या सघोष वर्ण कहते हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी यह क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें, और ऐसी ही निरंतर प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी साथियों के साथ इसे शेयर करें। धन्यवाद।